सभी को एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने हिंदी यूट्यूब चैनल सिंपल लर्न में। मैं रजत आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज वाले वीडियो में हम जो है अपने आगे वाले टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। हमारा चैप्टर चल रहा है क्लास 10 का, हमारा केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर है अम्ल क्षारक तथा लवण, इसके बारे में हम बात कर रहे थे और हम आगे बात करेंगे। तो आज का हमारा क्या टॉपिक रहने वाला है, आज वाले वीडियो में हम सीखेंगे पीएच पैमाने के बारे में। क्या सीखेंगे? पीएच पैमाना क्या होता है ये सब जानेंगे और जानेंगे कि पीएच पैमाने पे किसी भी विलेन को कैसे इंडिकेट किया जाता है, इसको तैयार कैसे किया जाता है, इन सब चीजों पे हम बात करेंगे। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा और उम्मीद है आपको जो है चीजें बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगी। तो वीडियो को शुरू करते हैं। देखिएगा, आज वाले वीडियो में हम बात करेंगे पीएच पैमाने के बारे में और कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जो होंगे हम उन पर चर्चा करेंगे। तो पीएच पैमाने की एक्चुअल में बात की किसने थी? तो पीएच पैमाने के बारे में कल मैंने बेसिक डिटेल आपको बताया था। तो पीएच पैमाना इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? पीएच पैमाने का इस्तेमाल किया जाता है किसी भी अम्ल या क्षारक की प्रबलता को चेक करने के लिए। क्या चेक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? प्रबलता क्या होती है? ये चेक करने के लिए कि भाई पावर कितनी है। पावर का मतलब ये कितना ज्यादा इसके अंदर H पॉजिटिव आयन है और OH नेगेटिव आयन है, क्योंकि या तो अम्ल होगा तो उसके अंदर क्या होगा? H पॉजिटिव होगा, और अगर क्षारक है तो उसके अंदर क्या होगा? OH नेगेटिव आयन होंगे। तो अगर आपको OH नेगेटिव और H पॉजिटिव आयनों की संख्या निकालनी है तो उसके लिए क्या किया जाता है? पीएच पैमाने का इस्तेमाल किया जाता है कि जिसका जितना ज्यादा पीएच होगा उसके अकॉर्डिंग हम बात करेंगे कि पीएच पैमाने पे उसकी अगर पीएच वैल्यू किसी विलेन की इतनी है तो इसको कौन सी कैटेगरी में रखा जाएगा, और अगर पीएच वैल्यू इतनी है तो कौन सी कैटेगरी में रखा जाएगा। तो इसके लिए एक पैमाना बनाया गया जिसको हम क्या बोलते हैं? पीएच पैमाना। एक्चुअल में ये पीएच पैमाने का कॉन्सेप्ट दिया किसने था? पीएच पैमाने का कॉन्सेप्ट जो है एक वैज्ञानिक थे, कहाँ के? जर्मन के। तो जर्मन के एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था सोरेनसन। तो ये बात आपको याद रखनी है कि आपसे कोई पूछे सोरेनसन कौन थे, तो सोरेनसन जो है वो एक जर्मन वैज्ञानिक थे जिन्होंने कौन सा पैमाना बनाया था? पीएच पैमाना। पीएच पैमाना तैयार कैसे किया गया था? पीएच पैमाना तैयार करने के लिए क्या किया जाता है कि आपके बहुत सारे सूचकों का इस्तेमाल किया जाता है और कई प्रकार के जो सूचक होते हैं उनको इस्तेमाल करके क्या बनाया जाता है? एक सार्वत्रिक सूचक बनाया जाता है। सार्वत्रिक सूचक बनाया जाता है और उस सूचक में क्या किया जाता है? उस सूचक को कलर किया जाता है। उसमें बताया जाता है कि अगर कोई लिक्विड इस टाइप का कलर देगा तो उसको हम इस पीएच पैमाने पे रखेंगे। तो जो ये सूचक, सार्वत्रिक सूचक क्या होता है? इसमें बहुत सारे सूचकों के विलेन को मिक्स करके एक स्ट्रिप टाइप से तैयार की जाती है। तो उस पर क्या होता है, जब उस स्ट्रिप को आप एसिड या किसी अम्ल या क्षार में डालेंगे तो वो कलर बदलता है अपना। उसके बाद उसी के बेस पे हम क्या करते हैं? एक पैमाना बनाया जाता है जिसमें 0 से लेकर 14 तक के नंबर लिखे होते हैं। तो इस पर 0 से लेकर कितने तक के? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 एंड 14। इस तरीके से 0 से लेकर 14 तक नंबर लिखे होते हैं। और इन नंबर्स का क्या रहता है? इन नंबर्स में ये कहा जाता है कि इस सूचक का तैयार करके जो एक आपका पैमाना बनाया जाता है उस पर आपके 0 से लेकर 14 तक नंबर लिखे होते हैं। और इसका कॉन्सेप्ट सोरेनसन ने दिया था। सोरेनसन कहाँ के थे? जर्मन के। इस्तेमाल क्या होता है पीएच पैमाना की? अम्ल और क्षारक की प्रबलता को चेक करने के लिए इस पैमाने का इस्तेमाल किया जाता है। अब जब ये पैमाना बनाएगा तो ये कहा गया कि अगर किसी विलेन का पीएच मान, अगर किसी विलेन का पीएच मान 7 है तो उसको कौन सी कैटेगरी में रखा जाएगा? उसको उदासीन की कैटेगरी में रखा जाएगा। बात समझ में आई या नहीं? अगर मान लो कल को मैं ये कहता हूँ कि एक विलेन है और उस विलेन का पीएच मान जो है वो 7 है। कितना है? 7। तो आप क्या कहेंगे कि ये जो विलेन रहेगा ये कैसा विलेन होगा? उदासीन होगा। अब उदासीन क्या होता है? ये ना तो अम्ल होगा और ना ही क्या होगा? ना ही ये क्षारक होगा। तो आपको इतनी बात याद रखनी है कि जो ना अम्ल होता है ना क्षारक होता है उसको कौन सी कैटेगरी में रखा जाता है? उदासीन। तो इसी तरीके से जब ये पैमाना बनाया गया तो इसमें क्या किया गया? 0 से लेकर 14 तक नंबर लिखे गए और ये कहा गया अगर किसी भी विलेन का पीएच मान 7 होगा तो उसको क्या कैटेगराइज किया जाएगा? उदासीन। उदासीन 7 से लेकर 14 के बीच में जो कुछ विलेन होंगे वो क्या होंगे? आपके क्षारक होंगे। ये बात कही गई कि साहब अगर किसी भी विलेन का पीएच मान 7 से 14 के बीच में है तो वो कौन सी कैटेगरी में रखा जाएगा? क्षारक की कैटेगरी में। और ये कहा गया अगर किसी विलेन का पीएच मान 0 से लेकर 7 के बीच में तो इसको कौन सी कैटेगरी में रखा जाएगा? अम्ल की कैटेगरी में रखा जाएगा। बात समझ में आई आपको कि पीएच पैमाना जब बनाया गया तो ये कहा गया 0 से लेकर 7 तक जितने विलेन आएंगे जिनका पीएच मान 0 से लेकर 7 के बीच में होगा तो वो क्या होंगे? अम्ल होंगे।
और जिनका पीएच वैल्यू 7 से लेकर 14 के बीच में होंगी तो वो क्या होगा, क्षारक होगा। अम्ल की बात की जाती है, अम्ल कौन से पदार्थ होते हैं जो अपने जलीय विलयन में H पॉजिटिव आयन देते हैं, क्षारक वे होते हैं जो अपने जलीय विलयन में OH नेगेटिव आयन देते हैं। बात समझ में आई होगी, इतनी मुझे उम्मीद है आप लोगों से। तो यहां तक आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब अगर कोई आपसे ये पूछे कि भाई इसका मतलब क्या होता है, तो आप क्या बोलेंगे कि देखिएगा कि अगर आपको किसी भी विलयन में आयनों की सांद्रता को पता करना है तो आप इस पैमाने का इस्तेमाल करते हैं, और इसको ही क्या कहा जाता है, पीएच स्केल कहा जाता है। पीएच स्केल की बात की जाती है तो इसमें 0 से लेकर 14 तक के अंक लिखे होते हैं, और जिस विलयन की अम्लता या क्षारकता, जिस विलयन की अम्लता या क्षारकता जितनी अधिक होगी, अम्लता अथवा क्षारकता जितनी अधिक होती है वो इसी पे दर्शाई जाएगी। अब देखिएगा, हाइड्रोनियम आयन की संख्या जितनी अधिक होगी, कहने का मतलब यह है, आपसे कोई पूछे हाइड्रोनियम आयन क्या होता है तो H पॉजिटिव। H पॉजिटिव आयन की संख्या जितनी अधिक होगी उसकी पीएच वैल्यू उतनी ही कम होगी। ये बात आपको थोड़ा सुनने में अजीब लग रही होगी, क्यों? उसका कारण है, आप जितना 7 से दूर हटेंगे अम्लीयता उतनी ही बढ़ेगी। अम्लीयता क्या होगी, अम्लीयता क्या हो जाएगी, बढ़ेगी। तो आपसे कोई पूछे कि बताइए सबसे ज्यादा अम्लीय पदार्थ कहाँ पे होगा, तो जिसका पीएच वैल्यू 0 होगी वो सबसे ज्यादा अम्लीय होगा, और जिसका पीएच वैल्यू कितना 6 और 7 के बीच में होगा वो उतना ही कम अम्लीय होता है। बात समझ में आई होगी या नहीं? कि आपसे कोई पूछे, बताइए अगर आपसे कोई पूछे 0 से लेकर 7 तक के पीएच में सबसे ज्यादा अम्लीय पदार्थ, अम्लीय विलयन कब हो सकता है, जब उसकी पीएच वैल्यू 0 होगी। बात समझ में आई? और सबसे कम अम्लीय कब होगा, जब उसकी पीएच वैल्यू 7 के जितने पास होगी वो उतना कम अम्लीय होगा, और 7 से जितना दूर होगी उतनी ही वो अम्लीय ज्यादा होगी। क्षारकता की बात की जाए कि सबसे कम क्षारकीय कब होगा, सबसे कम क्षारीय विलयन कब होगा, जब 7 और 8 के बीच में उसकी अम्लीय क्षारकता होगी, और सबसे ज्यादा कब होगी, जब उसकी पीएच वैल्यू 14 होगी। तो यहाँ तक मुझे उम्मीद है कि आपको चीजें समझ में आई होगी। तो 7 से आप जितना 0 की ओर जाएंगे विलयन की अम्लीयता उतनी ही बढ़ेगी, और 7 से जितना 14 की ओर जाएंगे उतनी ही क्षारकीय पदार्थों की पीएच वैल्यू बढ़ती जाती है। आगे देखिएगा, कुछ बेसिक चीजों पे बात करेंगे कि बेसिक चीजें क्या है, कि आपसे कोई पूछे कि दैनिक जीवन में पीएच का महत्व क्या होता है। अब दैनिक जीवन में पीएच की बात की जाती है तो सबसे पहले तो आपको ये समझ में आप ये सोच रहे होंगे क्या हमारी बॉडी में भी एसिड होता है? जी बिल्कुल होता है। नहीं होता है? आपकी बॉडी में भी पीएच होता है, लेकिन आपकी बॉडी में जो पीएच वैल्यू, आपकी बॉडी में भी एसिड होता है। अब आपकी बॉडी में जो अम्ल होता है उसका पीएच कितना रहता होगा, तो आपकी बॉडी में जो पीएच रहता है वो एक जीवित जो व्यक्ति होता है उसकी बॉडी में पीएच की वैल्यू 6 और 7 के बीच में होती है। जैसे कुछ एग्जांपल होते हैं, देखिएगा कि जैसे अगर कल को कोई आपसे पूछे कि हमारे शरीर में जो है कितना से कितने तक का पीएच का आप पदार्थ विलयन हो सकता है, तो आप कहेंगे 7 से लेकर 7.0 से लेकर 7.8 पीएच तक की जो है विलयन आपकी बॉडी में क्या करते हैं, घूमता है। आपकी बॉडी में जितना भी विलयन होगा वो सब कितने से कितने के बीच का होगा, 7 से लेकर 7.8 तक का। अब आपकी बॉडी की बात हो गई कि साहब आपसे कोई पूछे बताइए मनुष्य में जो है, ये चीजें मुझे लगता है कि आपके समझ में आ गई होगी, लेकिन फिर भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखिएगा, अगर कल को कोई आपसे पूछे कि अम्ल और क्षारक क्या होता है, तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया, अकॉर्डिंग टू अर्हेनियस जो विलयन अपने जलीय विलयन में H पॉजिटिव देते हैं वो अम्ल होते हैं, जो OH नेगेटिव होते हैं वो क्षारक होते हैं। पीएच पैमाना क्या होता है? सब पीएच पैमाना किसी भी अम्ल या क्षारक की प्रबलता को चेक करने के लिए एक पैमाना होता है जो आपको पीएच वैल्यू देगा। इसकी खोज किसने की थी? जर्मन के वैज्ञानिक थे, नाम था सोरेनसन। इन्होंने क्या किया था, सभी सार्वत्रिक सूचकों को मिला के एक सूचक तैयार किया। इन्होंने कई सूचकों को मिलाकर एक सूचक तैयार किया है जिसको क्या कहा जाता है, सार्वत्रिक सूचक। ये सार्वत्रिक सूचक क्या होता है, कलर देता है। जब इसको किसी विलयन में डुबोया जाता है तो ये कलर देता है, और उन्हीं कलर के आधार पर हम क्या पता करते हैं, उसकी पीएच वैल्यू पता करते हैं। तो जब पीएच वैल्यू की बात की जाती है या पीएच पैमाने की बात की जाती है, तो पीएच पैमाने पे सोरेनसन ने 0 से लेकर 14 तक अंक दर्ज किए, जिसमें यह कहा कि अगर किसी भी विलयन का पीएच मान 7 है तो उसको कौन सी कैटेगरी में रखा जाएगा, उदासीन की कैटेगरी में रखा जाएगा। अगर कोई विलयन 7 से लेकर 14 के बीच में पीएच वैल्यू शो कराता है तो उसको क्या कहा जाएगा, क्षारक कहा जाएगा। अगर कोई विलयन जो है वो 7 से लेकर 0 के बीच में अगर पीएच वैल्यू शो कराता है तो उसको अम्ल कहा जाएगा। अम्लों के बारे में एक बात याद रखनी है, जिसका हाइड्रोनियम आयनों की संख्या ज्यादा होगी उसका पीएच उतना ही कम होगा। मतलब 7 से आप जितना दूर होंगे उतना ही ज्यादा वो विलयन कैसा होगा, अम्लीय होगा। उसी तरीके से 7 से आप 14 की ओर जितनी दूर होंगे उतना ही उसकी क्षारीय प्रवृत्ति जो है वो ज्यादा होगी। उसके बाद हमने एक बात कही कि क्या हमारी बॉडी में भी कहीं एसिड होता है?
अगर एसिड होता तो उसकी पीएच वैल्यू क्या रहती है? तो जी हाँ, बिल्कुल हमारी बॉडी में भी एसिड रहता है, और हमारी बॉडी में जो एसिड होता है, हमारी बॉडी में जो एसिड रहता है उसका जो पीएच वैल्यू रहती है वो 7 से लेकर 7.8 के बीच में रहती है। यहां तक चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। आगे देखिएगा, आगे बात करेंगे कि ये तो बात हो गई थी हमारे दैनिक जीवन में जो है हमारी बॉडी की, हमारी बॉडी में एसिड जो होता है। उसके बाद अब बात करते हैं अम्लीय वर्षा की। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अम्लीय वर्षा किसे कहा जाता है, कि अम्लीय वर्षा, ये भी इसी का टॉपिक है। तो देखिएगा, अम्लीय वर्षा की बात की जाती है तो अम्लीय वर्षा क्या होती है कि जब जो बरसात होती है, जो वर्षा में जो जल गिरता है, वर्षा में जो जल गिरता है, अगर उसकी पीएच वैल्यू 5.6 से कम है, अगर उसकी पीएच वैल्यू कितनी है? 5.6 से कम है। अम्लीय वर्षा में क्या याद रखना है आपको कि अम्लीय वर्षा किसे कहेंगे कि साहब अम्लीय वर्षा का जो जल रहेगा, अम्लीय वर्षा, सॉरी एक मिनट, वर्षा का जो जल रहेगा, कि वर्षा का जो जल रहता है, सॉरी वर्षा का जो जल रहेगा, वर्षा का जल, अब वर्षा के जल का जो पीएच होता है, अगर वो पीएच जो है वो 5.6 से छोटा है, कम है, अगर 5.6 से कम है वर्षा के जल का पीएच, तो उसको हम क्या कहेंगे? उस जल को हम क्या कहेंगे? अम्लीय वर्षा कहेंगे। और अम्लीय वर्षा जब नदियों में प्रवाहित होती है तो उससे क्या होता है कि जीव जंतु एक्सपायर हो जाते हैं, जो भी मछलियां वगैरह रहती है वो एक्सपायर हो जाती हैं। आपने देखा होगा आजकल बड़ा हाईलाइटेड मुद्दा है कहाँ का? दिल्ली में। दिल्ली क्या, ओबियसली आप ज्यादातर देखेंगे तो भारत की ज्यादातर नदियों की यही कंडीशन बनी हुई है कि आप किसी भी स्टेट में जाएंगे तो वहां पे आपको क्या देखने को मिलता है कि वहां की जो नदियां हैं आपको ऐसी दिख, क्योंकि सरकारें आजकल क्या कर रही हैं, सरकारें दिखावा ज्यादा करती है, बचाव पे ध्यान कम होता है उनका, है। तो इससे क्या होता है कि जब अम्लीय वर्षा का जल नदियों में पहुंचता है तो उसका सही से ट्रीटमेंट नहीं हो पाता, तो वो जो वर्षा का जल नदियों में पहुंचता है तो वो नदियों का जल भी अम्लीय हो जाता है, और उसी अम्लीय वर्षा के जल के कारण जो है नदियां भी हमारी जो है वो, उनमें जो जीव जंतु रहते हैं वो क्या करते हैं, उसमें सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। आगे देखिएगा, आगे बात करेंगे पाचन तंत्र की। अब हमारी बॉडी में और कहाँ होता है? हमारी बॉडी में पाचन तंत्र में, हम लोग जब बायो पढ़ेंगे तो बायो में वहां पे आपको जो है पाचन तंत्र के बारे में बताया जाएगा। तो जब हम अपनी बॉडी की बात करते हैं तो हमारी बॉडी में जो पाचन तंत्र होता है, पाचन तंत्र का मतलब पाचन तंत्र में हमारा जो अमाशय रहता है, हमारा जो अमाशय रहेगा, अमाशय में क्या होता है? अमाशय के अंदर HCl भरा रहता है। अब हमारी बॉडी में जो HCl भरा रहता है, या हमारे पाचन तंत्र में जो HCl होता है वो क्या करता है, वो हमारे जो बॉडी में जितने भी आप चीजों को खाएंगे, जितने भी भोजन को खाएंगे, वो सारा का सारा भोजन जो है वो इसी अमाशय में जो आपका एसिड होता है उसमें जाके जो है वो मिक्स होता है। और यहाँ पे HCl जो होता है वो कैसा होता है? इसकी भी पीएच वैल्यू बहुत हाई होती है। तो क्या होता है, ये बहुत ज्यादा आपने देखा होगा कि जब आपकी एसिडिटी, जब आपकी जो है, जब आपकी पेट में जो है एसिड की मात्रा, एसिडिटी, सॉरी, आपके पेट में जब अम्लीयता बढ़ जाती है तो अम्लीयता बढ़ने के कारण क्या होता है, आपको खट्टी डकारें आने लगती है, बेचैनी होने लगती है। तो इसको क्या बोलते हैं? एसिडिटी बोलते हैं। नहीं, आपने ऐड देखा होगा, इनो का ऐड आता है, तो इनो का जो ऐड आता है वो कब आता है, क्यों होता है? वो ये दिखाया जाता है उसमें कि आपकी बॉडी में जो अमाशय होता है, अमाशय में जो HCl भरा होता है, उसकी अम्लीयता अगर बढ़ जाएगी तो आपको क्या आती है? खट्टी डकारें आने लगती हैं, खट्टी डकारें आएंगी और क्या हो जाएगा? आपको बेचैनी हो जाएगी। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि आपको एक दवाई दी जाती है जिसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इसको क्या बोलते हैं? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में क्या होता है, ये आपकी बॉडी में जाता है तो ये एक तरीके का क्या होता है, ये लवण होता है, सॉरी, ये जो है आपका क्षार होता है। तो अम्ल और क्षार हमने आपको पढ़ाया हुआ है कि जब अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करते हैं तो अम्ल होता ही है आपकी, भाई अमाशय में क्या होता है? HCl क्या है? अम्ल, और ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है? ये आपका क्षार होता है। तो अम्ल और क्षार की क्रिया कराई जाती है तो क्या बनेगा? आपका लवण तथा क्या बनता है? लवण बनेगा, और साथ में क्या बनता है? जल बनता है। तो जो आपकी एसिडिटी है वो कन्वर्ट हो जाती है, तो आपको जो है खट्टी डकारें और बेचैनी जो होती है वो होना बंद हो जाती है। तो इसको हम बोलते हैं एंटा एसिड। जब एसिड के विरोध में जब कोई काम करता है जाके तो उसको एंटा एसिड बोलते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे जैसे कुछ पाचन तंत्र के बारे में बताया गया है, हमारा उधर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न करता है या उधर को हानि पहुंचाए बिना भोजन के पाचन में सहायक होता है। तो जो
आपका HCl, आपकी जो पेट के अंदर, जो उदर के अंदर जो HCl प्रोड्यूस होता है वो क्या करता है, आपकी बॉडी को बिना नुकसान पहुंचा के क्या करता है, पाचन में सहायता करता है। अपच की स्थिति में उदर अत्यधिक मात्रा में अम्ल उत्पन्न करता है, कि जब आप कोई भी ऐसा खाना खा लेते हो जिसको पचाने में जो है ज्यादा एसिड की जरूरत होती है, तो हमारी जो बॉडी होती है वो अपने आप ही ज्यादा एसिड प्रोवाइड कराती है। अगर ज्यादा एसिड बनेगा तो एसिड बनने के कारण जब आपकी बॉडी में ज्यादा एसिड हो जाता है तो पेट में दर्द, जलन का अनुभव होता है। इस दर्द से मुक्त होने के लिए एंटा एसिड जैसे क्षारकों का प्रयोग किया जाता है। मतलब जब एसिडिटी हो जाती है तो आपको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जैसे एंटा एसिड का इस्तेमाल किया जाता है। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक तरीके का क्या होता है, एंटा एसिड होता है, एंटा एसिड होता है। ठीक है, तो ये कब इस्तेमाल किया जाता है, जब आपको खट्टी डकार आती है और जब बेचैनी होती है तब। काम कैसे करता है कि अम्ल आपकी बॉडी में, उधर में होता है HCl, और ये एंटा एसिड क्या होता है, क्षार होता है। दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, लवण तथा जल बनाते हैं। ठीक है, उदासीन करता है। इसके लिए मैग्नीशियम डाइहाइड्रोक्साइड या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जैसे दुर्बल क्षारक का प्रयोग किया जाता है। तो ये क्या होता है, आपका दुर्बल क्षारक होता है। आगे देखिएगा, और कहाँ पे होता है, पीएच। आपने देखा होगा नहीं, छोटे बच्चों को हम लोग बोलते हैं कि भाई आप जो है चॉकलेट मत खाइए, चॉकलेट खाएंगे तो क्या हो जाएगा, आपके दांतों के अंदर कीड़े लग जाएंगे। तो कीड़े जैसा कोई शब्द नहीं होता है। जबकि मैं आपको बता दूं, कुछ बेसिक बात है कि जैसे कल को आपसे कोई पूछे कैल्शियम क्या है, तो कैल्शियम आपको क्या लगता है, कैल्शियम क्या होगा, धातु होगा या अधातु होगा। हमें पता है कि कैल्शियम की बैलेंसी जो होती है वो पॉजिटिव होती है। तो जिस किसी भी पदार्थ की, जिस किसी भी एलिमेंट की बैलेंसी पॉजिटिव होती है तो वो धातु होता है। तो कैल्शियम आपका कौन सी कैटेगरी में आता है, ये धातु की कैटेगरी में आता है। और धातुओं में क्या लगता है, हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, हमने आपको पिछले चैप्टर में बताया था कि जब भी आपसे कोई कहे धातु, तो धातुओं का क्षरण होता है। क्या होता है, क्षरण, जिसको हम लोग क्या बोल देते हैं, इस क्षरण को हम लोग क्या बोलते हैं। हमने आपको पिछले चैप्टर में क्या बताया था कि एक होता है आपका विकृत गंधिता, विकृत गंधिता, और एक हमने आपको पढ़ाया था पिछले वाले में संक्षारण। एक हमने आपको पिछले वाले वीडियो में क्या पढ़ाया था, एक तो विकृत गंधिता पढ़ाई थी, एक हमने बताया था आपको संक्षारण के बारे में। संक्षारण क्या होता है, संक्षारण जब किसी भी धातु के ऊपर कोई परत चढ़ जाती है, धातु के ऊपर जब कोई परत चढ़ जाती है जिससे धातु कमजोर हो जाती है तो उसको क्या कहा जाता है, संक्षारण कहा जाता है। तो ये क्या है, कैल्शियम आपका धातु है, और ये संक्षारण कब होगा, नमी तथा अम्ल के संपर्क में आने से। ये दो कामों से होगा, या तो नमी आएगी तब होगा, और या फिर क्या होगा, अम्ल। या तो किसी अम्ल के संपर्क में कोई धातु आती है तब संक्षारण होता है, या फिर किसी नमी के संपर्क में आने पर ही संक्षारण होता है। तो आपके जबड़े में, आपके मुंह के अंदर क्या रहता है, दांत रहते हैं, और दांत किसके बने होते हैं, कैल्शियम के। अब दांत जब कैल्शियम के बने होते हैं तो होता क्या है कि कैल्शियम क्या करता है कि आपके मुंह में क्या होता है, जब आपका पीएच वैल्यू, आपके मुंह का पीएच वैल्यू 5.5 से कम हो जाता है, कि 5.5 से कम हो जाता है, तो वहीं से इस कैल्शियम का क्षरण स्टार्ट हो जाता है। क्षरण का मतलब ये धीरे धीरे कमजोर होने लगती है। तो जब ये कमजोर होती है तो इसमें क्या लग जाता है, कैविटी। और ये होता कब है, इसके ज्यादातर चांसेस क्या रहते हैं, नहीं आपने देखा होगा लोगों को कि कुछ लोग शाम को जैसे चीनी खा के लेट गए या कुछ मीठा खा के लेट गए, तो होता क्या है कि आप जब कुछ मीठा खाते हैं तो वो कार्बोहाइड्रेट होता है, एक तरीके से आप क्या कह सकते हो कि वो जो है आपका शुगर है। और शुगर किस में कन्वर्ट होता है, आपका शुगर कन्वर्ट होता है एसिड में। तो जब एसिड बनेगा आपके मुंह के अंदर, जब आपने देखा होगा, एज्यूम किया होगा, जैसे आप कोई भी मीठी चीज खा लेते हो, थोड़ी देर के बाद आपके मुंह का टेस्ट जो है वो हल्का खट्टा हो जाता है। तो होता क्या है, उस ड्यूरेशन में आपके मुंह के अंदर क्या बनने लगता है, एसिड बनने लगता है। और जैसे ही आपके मुंह का पीएच वैल्यू कितना है, मुंह का पीएच वैल्यू अगर 5.5 से कम हो जाता है, 5.5 से कम होता है, वैसे ही वहां पे क्या हो जाता है, आपके दांतों का क्या, दंत क्षय स्टार्ट हो जाता है। दंत क्षय का मतलब इसको इंग्लिश में बोलते हैं कैविटी स्टार्ट हो जाती है। कैविटी होगी तो कैविटी में क्या होगा, जो आपके मुंह के अंदर जो कैल्शियम धातु है उसका क्षरण स्टार्ट होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, संक्षारण बोलते हैं। तो जो दांतों के अंदर जो कीड़े लगते हैं वो कीड़े नहीं लगते हैं, वो एक्चुअल में संक्षारण होता है, जो किसकी वजह से होता है, अम्ल की वजह से। अम्ल का मतलब कि आपके मुंह का पीएच मान जो है वो 5.5 से कम हो जाता है। अब बात आती है भाई इसको रोका कैसे जा सकता है, तो इसके लिए प्रिकॉशंस होते हैं। प्रिकॉशंस का मतलब कि ऐसा होने से पहले क्या कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपके घर पे कोई दरवाजा लगा हुआ है लोहे का, अब आप सोच रहे हैं कि इसमें जंग ना लगे, तो जंग ना लगने का मतलब क्या होता है कि आप उसको जंग लगने से पहले उसका ट्रीटमेंट कर दीजिए। ट्रीटमेंट करने का मतलब कि अगर जंग लगने वाली स्थिति बनती है तो उससे पहले हम उस पर क्या कर दें, या तो पेंट लगा दें, या ग्रीस लगा दें, या उस पर कोई तेल लगा दें, मतलब उसका और एटमॉस्फेयर का संपर्क तोड़ दीजिए। सेम वही काम करना होता है यहाँ पे
कि जिन लोगों के दांतों में कैविटी लगने का खतरा होता है तो वो क्या करते हैं कि जो अवेयर लोग होते हैं वो शुगर का कंजप्शन करने के बाद क्या करते हैं, ब्रश करते हैं। अब ब्रश करने के बाद क्या होता है कि बॉडी मुंह के अंदर कोई शुगर का पार्ट नहीं बचता है। जब शुगर का पार्ट नहीं बचेगा तो पीएच वैल्यू डाउन नहीं होगी, और पीएच वैल्यू नहीं डाउन होगी तो भाई आपकी बॉडी में, आपके मुंह का क्या नहीं, आपके दांतों में कैविटी नहीं लगेगी। तो इसीलिए कहा जाता है कि शाम को खाना खाने के बाद क्या करना चाहिए, ब्रश करना चाहिए। ब्रश का मतलब, मेरे कहने से मतलब है कि आपको जो है टूथब्रश करके लेटना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि आपकी बॉडी में क्या, आपके दांतों का संक्षारण होना ना प्रारंभ हो जाए। अब बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट अम्ल जो होते हैं उनकी। तो देखिएगा, सबसे पहले बात करेंगे कुछ अम्लों की और उनके नाम कि प्राकृतिक स्रोत और अम्ल कि आपको हम कुछ जो है प्राकृतिक स्रोत बताएंगे कि कौन सा अम्ल कहां से मिलता है। प्राकृतिक स्रोत, प्राकृतिक स्रोत की बात करेंगे तो प्राकृतिक स्रोत में देखिएगा, एक मिनट, प्राकृतिक स्रोत की बात करेंगे तो प्राकृतिक स्रोत की बात करते हैं सबसे पहले सिरका। सिरका जो आपका देसी, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं विनेगर। तो विनेगर हमको कहां से मिलता है, सिरका आपको सिरका जो होता है उसमें कौन सा अम्ल मिलेगा, तो इसमें मिलता है आपका एसिटिक अम्ल। सिरके में कौन सा अम्ल होता है, एसिटिक अम्ल होता है। ठीक है, तो आपको एसिटिक अम्ल अगर चाहिए तो आप उसके लिए किसका इस्तेमाल कर सकते, सिरके का। उसके बाद बात आती है संतरे की। संतरे में कौन सा होता है, तो संतरा जो होता है, संतरे के अंदर होता है सिट्रिक एसिड। कौन सा होता है, सिट्रिक अम्ल। तो आपसे कोई पूछे सिट्रिक अम्ल कहाँ पे होता है, आपका संतरे के अंदर। उसके बाद आती है बात सेब की। सेब में कौन सा होता है, तो सेब में होता है मैलिक अम्ल, मैलिक अम्ल। ठीक है, उसके बाद इमली की बात की जाए तो इमली में होता है आपका टार्ट्रिक एसिड, टार्ट्रिक अम्ल, टार्ट्रिक अम्ल। इमली के अंदर होता है आपका टार्ट्रिक अम्ल। टमाटर में, टमाटर की बात की जाती है तो टमाटर के अंदर होता है ऑक्सैलिक अम्ल। टमाटर में होता है ऑक्सैलिक अम्ल। ठीक है दोस्तों, ऑक्सैलिक अम्ल, टमाटर के अंदर ऑक्सैलिक अम्ल होता है। नींबू के अंदर और संतरे के अंदर, दोनों के अंदर सिट्रिक अम्ल होता है। ठीक है दोस्तों, आपसे कोई पूछे नींबू और संतरे के अंदर कौन सा होता है, सिट्रिक अम्ल होता है। उसके बाद चींटी के डंक, चींटी का जो डंक होता है, चींटी का डंक, तो चींटी के डंक के अंदर होता है आपका, चींटी के डंक के अंदर होता है आपका मेथेनोइक अम्ल, मेथेनोइक अम्ल, मेथेनोइक अम्ल। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आपके जो है अम्ल हैं जो हमको कहां से मिलते हैं। तो आपसे कोई पूछे अगर एसिटिक अम्ल आपको प्राप्त करना है तो उसका प्राकृतिक स्रोत क्या रहेगा, तो आप क्या बताएंगे, सिरके के अंदर आपको क्या मिलता है, एसिटिक अम्ल। सिट्रिक अम्ल कहां से मिलता है, संतरा और नींबू के अंदर से। मैलिक एसिड कहां से मिलता है, आपका सेब के अंदर से। टार्ट्रिक एसिड कहां से मिलता है, आपको इमली के अंदर से। ठीक है, और उसके बाद दूध और दही के अंदर क्या होता है, तो दूध हो या दही हो, तो दूध हो या दही हो, दोनों के अंदर क्या मिलेगा आपको, लैक्टिक अम्ल मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका लैक्टिक अम्ल। तो इस तरीके से कुछ जो है अम्लों के प्राकृतिक स्रोत हैं जो मैंने यहाँ पे बता दिए, और कुछ मैंने अम्लों के बेसिक तरीके भी आपको इस वीडियो में बताने का प्रयास किया है। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो से चीजें आपको क्लियर भी हुई होंगी। तो और भी ऐसे वीडियो हम बनाते रहें तो उसके लिए आप जो है वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। बाद बाकी वीडियो चैनल आपको सब्सक्राइब करना है या नहीं करना है वो मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए ऐसे हमारे वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।